नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये खास बुलेटिन न्यूज़ एट 10। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की दी धमकी, कहा भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। वहीं इजराइल के ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी। ईरानी संसद ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दी। ईरान की शीर्ष सुरक्षा परिषद लेगी अंतिम निर्णय। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार लगातार हालात पर बनाए हुए है नजर। कहा भारत के पास है पर्याप्त तेल भंडार, ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाएंगे आवश्यक कदम। ईरान इजराइल संघर्ष से उपजे हालात पर बैठकों का दौर जारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपातकालीन बैठक। वहीं IAEA भी आज करेगा इमरजेंसी मीटिंग। ईरानी विदेश मंत्री पहुंचे मॉस्को। ऑपरेशन सिंधु के तहत और 285 भारतीय ईरान से नई दिल्ली पहुंचे। अब तक कुल 1713 भारतीयों की हुई स्वदेश वापसी। और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और गुजरात में मूसलाधार बारिश का किया रेड अलर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद से अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब ईरानी सेना के निशाने पर होंगे। ये बयान अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े हवाई हमलों के बाद सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का दावा किया था। इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गंभीर चिंता जताई जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अमेरिका को धमकी देते हुए जारी संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी हमलों को लेकर कहा है कि अमेरिका को भी इन हमलों का करारा जवाब मिलेगा। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सोशल मीडिया एक्स पर ईरान में किए गए ताज़ा हमलों के बारे में जानकारी दी है। IDF ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर करीब 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के केरमानशाह, हमदान और तेहरान में स्थित ठिकानों पर एक साथ हमला किया। IDF के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी सैनिक क्षमताओं को कमजोर करने और क्षेत्र में हवाई नियंत्रण सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ साथ ये भी बताया कि ऑपरेशन ईरान की आक्रामक गतिविधियों और संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 प्रमुख सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद ईरान में शासन परिवर्तन के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की सेना की भी जमकर तारीफ की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हालांकि सत्ता परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन इसे फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन। अमेरिका के ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल एक आपात बैठक की। बैठक के दौरान रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक साझा मसौदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पश्चिम एशिया में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमेरिका पर NPT का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तो
तो वहीं अमेरिका की कार्यवाहक प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान ने बातचीत की प्रक्रिया को लगातार बाधित किया है और वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि ने भी ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कूटनीति का दिखावा कर रहा है, जबकि वो मिसाइल निर्माण और यूरेनियम संवर्धन जैसे कार्यों में लगा हुआ है। साथ साथ रूस के प्रतिनिधि ने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि अमेरिका का यह हमला वैश्विक नियमों के खिलाफ है। बैठक के दौरान सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेद देखने को मिले हैं, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की राह और ज्यादा कठिन होती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए आज एक आपात बैठक बुलाई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि वो ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी सैन्य हमले के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं। तो ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए IAEA की आज एक आपात बैठक। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों की परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज ब्रुसेल्स में आयोजित होनी है। बैठक में इजराइल और ईरान संघर्ष, रूस और यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा परिषद चीन से संबंधित नीतियों और यूरोपीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा करेगी। माना जा रहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए ये बैठक काफी ज्यादा अहम होगी। तो इजराइल, ईरान और रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा होने की उम्मीद है। ईरान की संसद ने उसके 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद तेल के प्रमुख समुद्री जहाजों के प्रमुख मार्ग जो है होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया है कि अंतिम निर्णय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगी। रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होगी। होर्मुज जलडमरूमध्य के अगर बंद होती है तो तेल की कीमतों में तेजी से ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा और महंगाई भी बढ़ जाएगी। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया का 26% कच्चे तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। तो अगर इसमें कहीं रुकावट आती है या फिर इसको बंद किया जाता है तो फिर इसका असर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के साथ ही भारत पर भी देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में शामिल ये तेल मार्ग करीब 96 मील लंबा है और अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर 21 मील चौड़ा है। इसके दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन हैं, जहां पर ईरान रोक लगा सकता है। यह होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। तो पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ती भू राजनीतिक स्थिति के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि भारत की ईंधन आपूर्ति सुरक्षित है और नागरिकों को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बीते वर्षों में अपने आपूर्ति स्रोतों में विविधता लेकर आए हैं। Diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no
cause for any alarm on this score. और अब बात करेंगे ऑपरेशन सिंधु की। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार लगातार संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लेकर आ रही है, जिससे देश भर में परिवारों को राहत और भरोसा मिल रहा है। माशद से आई महान एयर की फ्लाइट W571 से 285 भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे और इस तरह ईरान से अब तक कुल 1713 भारतीयों को वापस भारत लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय इसके लिए पहले से ही कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर चुका है। इनमें से एक टोल फ्री नंबर 1800118797 है और साथ ही साथ 3 लैंडलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। 9111 2301 2113 9111 2301 4104 और 911123017905 शामिल हैं। साथ साथ एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जो है 9968291988। साथ ही साथ एक ईमेल भी है जिस पर लोग संपर्क कर सकते हैं situationroom@mea.gov.in। ऑपरेशन सिंधु भारत की तेज और निर्णायक कूटनीति का उदाहरण है जो कि दिखाता है कि संकट की घड़ी में भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने कुछ परिवारों से खास बात की है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान से लोग आ रहे हैं, भारतीय नागरिक। खुशी है आंखों में और सबसे बड़ी बात है कि लफ्ज में हिंदुस्तान जिंदाबाद है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये नारा लगातार यहाँ पे हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मुझे ये बताइए कितना मुश्किल था वहां पे और वहां से किस तरीके से आपको लेके आए? भारत सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जी, हम बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन एम्बेसी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया। आप बताइए सर। मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो उम्मीद नहीं समझ रहे थे कि वापस आएंगे इतने, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा काम किया जो हम लोग आ गए हैं वापस। मुश्किल था वहाँ पे, है ना? जी, काफी मुश्किल था। हम बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम भारत देश के निवासी हैं जिन्होंने जिसके इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं कि हमको इतनी अच्छे से निकाल लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं होने दी, सारी सुविधाएं मिली हैं और इसके अलावा हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें बहुत सही टाइम पे निकाल लिया गया कि वहाँ हालात बिगड़े उससे पहले भी हम निकल चुके हैं। यहाँ पे लगातार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे जा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार है मोदी जी के, इंडियन गवर्नमेंट के, कि उन्होंने हमें एक वक्त में हमारा साथ दे के बहुत अच्छी सहूलियत के साथ। इंडियन एम्बेसी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि भाई उन्होंने हमारी बहुत खाने पीने के अंदर मदद की, हर चीज का ट्रांसपोर्ट, हर चीज फ्री में कराई है उन्होंने। स्पेशली जॉन सर जो उन्होंने सपोर्ट किया है, जो ईरान में जॉन सर है इंडियन एम्बेसी के, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत मदद। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हो रहे, भारत का झंडा यहाँ पे सबके हाथ में है और हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिल्ली एयरपोर्ट T3 पे लगातार जारी है क्योंकि भारत के नागरिकों को यहाँ पे सही सलामत लेके आने में भारत की सरकार ने बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है। इंडियन एम्बेसी ने के जो तेहरान में है हमारा पूरा साथ दिया, हम कभी भी उनका ये एहसान फरामोश नहीं कर सकते और हमेशा उनको दिल से दुआएं देते रहेंगे। वजारत खारजा हिंदुस्तान की जनाब जयशंकर साहब को हम हमेशा हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ईरान से हिंदुस्तान के जो जवारों थे उनको लाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का ने जो हमको यहाँ लाए, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। भारतीय नागरिकों को लेके आए हैं यहाँ पे T3 यहाँ पे ईरान से और बहुत ज्यादा खुश है ये लोग। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगातार गूंजे जा रहा है। क्या पर्सन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र का जिक्र किया। विधान, दो निशान, दो प्रधान के खिलाफ, नेहरू की इस नीति के खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आंदोलन किया और जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई उसे हमेशा संदेह की स्थिति से देखा गया है। आज जो पत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये पत्र उनकी माताजी योग माया जी ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लिखा था। मैं जांच चाहती हूं, मेरे पुत्र को गिरफ्तार करके उस राज्य में भेजा गया जहां संविधान का कोई अधिकार नहीं था। मैं तुम्हारी दलीलों को झूठा मानती हूं पंडित नेहरू। तुम्हें जनता और ईश्वर दोनों के सामने उत्तर देना ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे को नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रहे अभियान की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वे बस्तर क्षेत्र में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की अब तक की हालिया प्रगति और सफलताओं की भी समीक्षा करेंगे। सूत्रों के अनुसार अमित शाह नक्सल उन्मूलन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ रणनीतिक चर्चा भी करेंगे ताकि 2026 तक बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने के लक्ष्य को समय से पहले हासिल किया जा सके। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नक्सलवाद विरोधी अभियान के संबंध में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के GDP ADGP के एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रायपुर में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले 1.5 साल में केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकारों ने इस अभियान को तेज गति से और सफलतापूर्वक चलाया है। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों ने नक्सल विरोधी अभियान को न सिर्फ धार दी है बल्कि समय समय पर इस अभियान का मार्गदर्शन भी किया है। साथ साथ सुरक्षा बलों का हौसला भी बढ़ाया है और संपूर्णता के साथ इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने पराक्रम दिखाया है और सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, उसके आधार पर हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बारिश के मौसम में आराम करने वाले नक्सली इस बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद के रास्ते पर भटक गए सभी युवाओं से हथियार डालकर राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि उन्हें विकास यात्रा में जुड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में नक्सलवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा और भी ज्यादा तेज कर दिया है। इस निर्णायक अभियान को ऑपरेशन मॉनसून नाम दिया गया है। इसके तहत अब बारिश के मौसम में भी सघन सर्च ऑपरेशन और सैन्य कार्रवाई बिना रुके जारी रहेगी। इस ऑपरेशन का साफ संदेश है,
अब नक्सलियों के लिए कोई भी मौसम सुरक्षित नहीं है। राज्य और केंद्र की संयुक्त सुरक्षा एजेंसियों ने साल 2026 तक बस्तर को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। अब तक हर साल बारिश के मौसम में नक्सली घने जंगलों में छिपकर आराम किया करते थे, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। सुरक्षा बलों ने ठान लिया है, अगर हथियार नहीं डाले तो फिर बारिश में भी सोने नहीं देंगे। आपको दिखाते हैं बस्तर के सबसे संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाकों से डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल की यह एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का खात्मा करने के लिए अभियान छेड़ रखा है और इस वक्त सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खात्मे के लिए साल 2026 तक लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सुरक्षा बलों की लगातार कार्यवाही जारी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा और जिसके बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन मानसून चलाया जा रहा है। और ऑपरेशन मानसून बस्तर के नक्सलियों के सिर्फ एक चुनौती नहीं, उनका आखिरी इम्तिहान साबित हो सकता है। बरसों तक जिन जंगलों में सिर्फ बंदूकों की आवाज गूंजती थी, लेकिन अब उन इलाकों में बंदूकों की आवाज नहीं बल्कि विकास की आवाज गूंज रही है। पिछले 15 महीनों में अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा बलों ने कई ऑपरेशन किए हैं जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि नक्सली आत्मसमर्पण करें, केंद्र सरकार की योजना का लाभ लें। अपने कैमरा सहयोगी मनोज के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आयरलैंड के दौरे पर हैं। आयरलैंड के कॉर्क पहुंचने पर उनका स्वागत आयरलैंड में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्रा ने किया। आज हरदीप सिंह पुरी गणेश त्रासदी की 40वीं बरसी पर कॉर्क में 329 पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स में हरदीप सिंह पुरी ने लिखा कि सोमवार यानी कि 23 जून 2025 को मैं एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करूंगा जिसमें पंजाब के वरिष्ठ नेता तरुण चुग, विभिन्न राज्यों के विधायक अरविंदर लवली, बलदेव सिंह और औलख, गुरवीर सिंह और त्रिलोक सिंह चीमा शामिल होंगे। उन्होंने लिखा कि हम आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मंत्री गैरी आनंद संगरी और अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ मिलकर कॉर्क के हाकिस्टा मेमोरियल पर इस दुखद दिवस की 40वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये एक गहन स्मृति और एकता का क्षण होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एयर इंडिया 182 कनिष्क बम विस्फोट में जान गंवाने वालों को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एयर इंडिया 182 कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं बरसी पर हम आतंकवाद के सबसे बुरे हमलों में से एक में गई 329 जिंदगियों की स्मृति का सम्मान करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया को आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस क्यों दिखानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित सेना के अग्रिम क्षेत्र स्थित कैंप में 2 दिन बिताए। तस्वीरें सोशल मीडिया साइट पर साझा करते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा कि भारत की कठिन सीमा हमारे साहसी जवानों की वजह से सुरक्षित है। अरुणाचल प्रदेश में मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सैन्य नागरिक समन्वय उचित है। मैंने सेना के साथ मागोचुना अग्रिम क्षेत्र में 2 दिन बिताए। साथ साथ उन्होंने आगे ये भी लिखा कि सेना हमारे देश की सुरक्षा के अलावा सीमावर्ती ग्रामीणों को भी आवश्यक सहायता प्रदान करती है। गोंगकरला और लुंगर क्षेत्र में 16,000 फीट से ऊपर का मौसम बहुत ठंडा है, फिर भी सेना और आईटीबीपी बल लगातार तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जगहों पर सड़कें बनाने का निर्देश दिया है।
और एयर इंडिया ने रविवार को एक बड़ा फैसला लिया है। टाटा ग्रुप के एयरलाइन 19 रूटों पर चलने वाली 118 साप्ताहिक उड़ानों को कम करेगी। ये उड़ानें छोटे आकार के विमानों, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट से भरी जाती हैं। इसके साथ ही 3 रूटों पर विमान सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। एयर इंडिया ने इससे पहले बड़े आकार के विमानों की 15% अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कम करने का ऐलान किया था। ये सारे बदलाव कुछ समय के लिए किए जा रहे हैं। एयरलाइन का कहना है कि यह कदम पूरे नेटवर्क में ऑपरेशन को स्थिर रखने के लिए उठाया जा रहा है। इससे यात्रियों को आखिरी समय पर होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकेगा। एयर इंडिया ने एक बयान में यह भी कहा है कि वो अपने छोटे आकार के विमानों के नेटवर्क में 5% से भी कम की कटौती कर रही है। एयरलाइन ने बताया कि 3 रूटों पर एयर इंडिया की सेवाएं बंद रहेंगी। साथ साथ 19 रूटों पर उड़ानों की संख्या कम कर दी जाएगी। ये बदलाव 15 जुलाई 2025 तक लागू रहेंगे। और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जाहिर की है। मध्य प्रदेश और गुजरात में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों को कवर कर लिया है। राज्य के लगभग सभी जिलों में तेज या फिर रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं गुजरात में गरज और चमक के साथ तेज बारिश, भारी बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बनासकांठा और साबरकांठा के लिए खासतौर पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ साथ आगामी 2 दिन में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के बाकी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में 27 जून तक तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों का इंतजार आज खत्म हो सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ साथ राज्य के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखेंगे न्यूज पंच। मेरी सहयोगी कृतिका के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।